12 जून 1962 के दिन जॉर्डन पीटरसन का जन्म हुआ था। बचपन में उन्हें काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से वो काफी टाइम डिप्रेशन में भी रहते थे। शायद इसी वजह से उनके अंदर इंसान के दिमाग को जानने की, सोसाइटी कैसे काम करती है ये जानने की उत्सुकता जागी। तो जब जॉर्डन बड़े हुए तो उन्होंने साइकोलॉजी में आगे पढ़ाई करनी शुरू की। उन्होंने ह्यूमन पर्सनैलिटी और क्रिएटिविटी के ऊपर काफी रिसर्च की और उसके ऊपर पेपर भी पब्लिश किए। पर जिंदगी में बदलाव तब आया जब कनाडा में C16 बिल पास हुआ। उसमें कहा गया था कि अगर किसी के भी साथ उसके जेंडर की वजह से या फिर उसके एक्सप्रेशन की वजह से जो वो अपने लिए यूज करना चाहता है डिस्क्रिमिनेशन की जाती है तो ये एक हेटफुल क्राइम में माना जाएगा, जिसके कंसिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। तो जॉर्डन ने इस बिल को काफी क्रिटिसाइज किया और इस पे लगातार वीडियोस डाली क्रिटिसाइज करते हुए। इस बिल के हिसाब से अगर कोई एक आदमी पैदा हुआ है और वो अपने आप को एक औरत आइडेंटिफाई करता है तो अगर उसको ऑफिस में फीमेल वॉशरूम नहीं यूज करने दिया जाएगा या फिर इसके बेस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा तो उसे हेटफुल क्राइम में लाया जाएगा, जिसके लिए किसी को नॉर्मल सजा से ज्यादा सजा मिल सकती है, क्योंकि एक रेगुलर क्राइम नहीं हेटफुल क्राइम है। तो इन सब के चलते जॉर्डन ने अपनी एक बुक लिखी 12 रूल्स फॉर लाइफ, जो आपको किसी चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं करते पर आपको अपनी जिंदगी जीने के लिए गाइड करते हैं। जॉर्डन पीटरसन का मानना है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको केओस और ऑर्डर को बैलेंस करना आना चाहिए। जॉर्डन ने पुराने जमाने से आ रहे ज्ञान को नकारने के बजाय उसका यूज करके आप किस तरह से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, ये बातें अपनी इस बुक में बताई हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक ऑर्डर लाके एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और ये रूल्स समझ के अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कीजिए। पहला रूल है स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। समुद्र में एक जानवर होता है लॉबस्टर, जिसके नर्व सेल्स हम आसानी से देख सकते हैं। साइंटिस्ट्स ने लॉबस्टर्स के ब्रेन को पढ़ा और पाया कि इंसान में और लॉबस्टर में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं। जैसे लॉबस्टर भी अपने लिए एक सेफ और कंफर्टेबल प्लेस ढूंढते हैं रहने के लिए। वो समुद्र के फ्लोर को अपना घर मानते हैं और जो चीजें ऊपर से गिर जाती हैं खाने के लिए उनसे खा के वो वहां पे खुशी खुशी रह लेते हैं। पर वहां पे भी एक समस्या है कि जगह थोड़ी है और बहुत सारे लॉबस्टर रहने के लिए तैयार बैठे हैं। इसी तरह एक पक्षी होता है रेन, जो अपने घोंसले के लिए एक परफेक्ट प्लेस ढूंढ रहा होता है और ये दिखाने के लिए कि वो वहां पे इंचार्ज है, वो एक सुरीली सी आवाज में गाना गाता है। और अगर उसे आसपास एक रहने की जगह दिखे जो कि काफी अच्छी हो तो वहां पे वो स्टिक्स डाल देता है ताकि कोई और वहां पे ना रह सके। ये दिखने में छोटा सा है पर ये एकदम टफ और डिटरमिन्ड है। इसी तरह से चिकन्स का भी एक पैकिंग ऑर्डर होता है। वो डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे इंचार्ज कौन है और जो पैकिंग ऑर्डर में जितना ऊपर रहता है वो उतना ही अच्छी जिंदगी जीता है। इंसानों में और जानवरों में ये चीज कॉमन है, द नीड फॉर अ गुड पोजीशन एंड स्टेटस। जैसे लॉबस्टर्स, रेन्स और चिकन्स में एक ऑर्डर डिफाइन कर देते हैं ये, उसी तरह से इंसान भी एक अच्छी जॉब चाहता है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहता है। और जब भी कोई बीमारी आती है तो सबसे पहले लोअर रैंक के एनिमल्स और बर्ड्स मरते हैं, जिस तरह से ह्यूमन सोसाइटी में भी होता है। जब भी कोई बीमारी आती है या गरीबी होती है तो जो वल्नरेबल लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। लॉबस्टर्स में अगर कोई एक लॉबस्टर दूसरे लॉबस्टर की जगह पे कब्जा करने की सोचता है तो उसे 3 तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले लेवल 1, जहां पे वो आपस में बात करते हैं और देखते हैं कि कौन बड़ा है, कौन ताकतवर है, और जो कमजोर होता है वो अपने आप ही पीछे हट जाता है। उसके बाद वो लेवल 2 पे जाते हैं कि थोड़ी बहुत लड़ाई करते हैं और जिसने दूसरे को हरा दिया उसकी जगह हो जाती है। फिर आता है लेवल 3, जिसमें वो सीरियसली एक दूसरे को हर्ट कर देते हैं और जो जीतता है उसकी जगह हो जाती है। और कमाल की बात तो यह है कि जो एक बार हार जाता है वो काफी टाइम तक दोबारा लड़ाई नहीं करता, पर अगर वो दोबारा आता है तब भी उसे हार का सामना करना पड़ता है। हम इसमें देख सकते हैं कि जीतने वाला जीतता चला जाता है। ये पैटर्न हम ह्यूमन सोसाइटी में भी देख सकते हैं। जैसे म्यूजिक के फील्ड में कुछ ही म्यूजिशियंस हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग्स बनाते रहते हैं। साइंस में कुछ ही ग्रुप हैं साइंटिस्ट के जो सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर छापते हैं। और दुनिया में लगभग 1% लोगों के पास दुनिया की लगभग 50% वेल्थ है। तभी बोला जाता है कि अमीर अमीर होता जा रहा है। और ये हम देख सकते हैं कि जो टॉप रैंक पे होते हैं उनकी जिंदगी काफी अच्छी होती है, उनके पास बेस्ट थिंग्स की एक्सेस होती है। वहीं जो बॉटम में होते हैं उनकी जिंदगी काफी मुश्किल होती है। हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है सेरोटोनिन। जो इंडिविजुअल्स लो रैंक पे होते हैं उनके दिमाग में कम सेरोटोनिन होता है, जिससे वो कम कॉन्फिडेंट फील करते हैं और ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। वो जल्दी ही परेशान हो जाते हैं, वो खुश नहीं रहते और उनकी जिंदगी भी छोटी रहती है। पर सही तरीके से नहीं सोना, खराब खाना और जिंदगी में स्ट्रेस लेते रहना इस सेरोटोनिन लेवल को नीचे कर देती है।
जिससे लोग एंग्जाइटी में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। डिप्रेशन में लोग अपने आप को यूजलेस फील करते हैं, तो वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, जिससे उन्हें और अकेलापन लगता है और उन्हें फील होता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। बहुत बार लोग इन परेशानियों से बचने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। ये उन्हें टेम्पररी कंफर्ट तो देता है, पर ये उसे अपने आप पे डिपेंड करवा लेता है और उसकी बॉडी को काफी नुकसान करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये डोमिनेंस और सबमिशन का गेम बहुत पुराना चला आ रहा है। अगर हम इस चीज को समझेंगे तो हम अपना बेहतर ख्याल रख सकेंगे और दूसरों का भी अच्छा ख्याल रखेंगे। बुलीज वो लोग होते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर फिजिकली स्ट्रांग होते हैं या वो पीछे नहीं हटते। और बुलीज जिन लोगों को परेशान करते हैं वो ज्यादातर वो लोग होते हैं जो उनसे वापस लड़ाई नहीं करते, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते। अगर वो फर्मली नो कहना शुरू करें तो उनको लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत बार लोगों को लगता है कि वो एक लूजर हैं, बहुत बार वो कुछ गलत आदतें अपना लेते हैं। सबके साथ ऐसा कभी ना कभी होता है, पर जरूरी नहीं कि आपको उसी तरह रहना हो। आप जब भी चाहे अपने आप को बदल सकते हैं। आपको अपना पोस्चर चेंज करना चाहिए। जब आप अपना पोस्चर चेंज करेंगे तो लोग आपको अलग तरीके से देखेंगे। जब आप सीधे खड़े होते हैं, अपने कंधे पीछे की तरफ रखते हैं, तो आप सिर्फ अपना बॉडी का पोस्चर चेंज नहीं कर रहे होते, आप अपने माइंड और स्पिरिट को भी चेंज कर रहे होते हो। आप ये चीज एक्सेप्ट कर रहे होते हो कि जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मैं चैलेंजेस अच्छे से फेस करूंगा। आप चाहते हो कि मैं इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाऊं। और कमाल की बात तो यह है कि जब आप अपने आप को ऐसा दिखाते हो तो सामने वाले भी आपको इसी तरह देखते हैं और वो आपको इसी तरह ट्रीट करते हैं। तो आपको सीधे खड़ा होना है, कॉन्फिडेंट रहना है और लाइफ के चैलेंजेस का बहादुरी से सामना करना है। सेकंड रूल है, ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। डॉक्टर्स जब पेशेंट को दवाई देते हैं तो उनमें से 33% लोग फार्मेसी से वो दवाई लेते भी नहीं है। 67% लोग में से आधे लोग जो है वो सही से दवाई नहीं लेते, बीच बीच में छोड़ देते हैं। तो डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट पेशेंट को ब्लेम करते हैं कि मैंने तो दवाई सही से बताई थी पर इसने ली नहीं। पर साइकोलॉजिस्ट का अलग ही कहना है। वो कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की है कि वो पेशेंट को ट्रीटमेंट प्लान समझा सके, जिससे पेशेंट सही तरीके से बेस्ट रिजल्ट पाए। जैसे अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है, जैसे किसी को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो उसे बहुत समय तक वेट करना पड़ता है और उस समय तक उसे सफर करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपना ऑर्गन डोनेट नहीं करते और जो करते हैं उनमें से भी बहुत कम होते हैं जो उसके लिए मैच कर जाएं। और उस सब के बाद भी ये रिस्क रहता है कि कहीं उसकी बॉडी उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे। तो पेशेंट को एंटी रिजेक्शन ड्रग्स दी जाती हैं, जिससे उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा कम काम करे उस टाइम पे, जिससे उसे इन्फेक्शन होने का भी ज्यादा खतरा होता है। पर इतनी जरूरी दवाई बहुत सारे पेशेंट लेना प्रेफर नहीं करते और वो उसे सही से नहीं लेते। लोग अपने पेट्स का और अपने आसपास के लोगों का अपने से ज्यादा अच्छे से ख्याल रख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया दो फोर्सेस से बनी है, केओस और ऑर्डर। केओस मतलब कि अनप्रेडिक्टेबल चीजें जो हमें नहीं पता, जो हमारे लिए फेमिलियर नहीं है, जो हम नहीं समझते। वहीं ऑर्डर मतलब प्रेडिक्टेबल चीजें जहां पे हम सेफ, सिक्योर और स्टेबल फील करते हैं। तो जब हम एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे हम केओस और ऑर्डर को मैनेज कर रहे होते हैं, तो वो हमारे लिए एकदम सही सिचुएशन होती है, जहाँ पे हम सीखते हैं, ग्रो करते हैं और एक पर्पस ढूंढ पाते हैं अपना। तभी लोग अपने पेट्स का और अपने आसपास के लोगों का ज्यादा अच्छे से ख्याल रख लेते हैं, क्योंकि उस समय वो केओस और ऑर्डर का बैलेंस बना रहे होते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपना ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने गोल सेट करने चाहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए और अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाना चाहिए। इस दुनिया को अगर एक बेहतर दुनिया बनाना है तो उसमें हम सबका एक रोल है। थर्ड रूल है, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। लोग ज्यादातर ऐसे फ्रेंड्स बना लेते हैं जो उनके लिए सही नहीं होते। कुछ रीजंस की वजह से एक इंसान दूसरे इंसान को इसलिए फ्रेंड बना लेता है क्योंकि वो उसे बचाना चाहता है। पर हमें ये समझना चाहिए कि हर कोई जो स्ट्रगल कर रहा है एक विक्टिम नहीं है। हर कोई जो नीचे है वो ऊपर नहीं चढ़ना चाहता। कई बार लोग अपनी सफरिंग को पकड़ के रखते हैं ताकि वो इस चीज का प्रूफ दे सकें कि दुनिया कितनी खराब है। और कई बार जो लोग खुद अच्छी स्थिति में नहीं होते वो भी एक अत्याचारी इंसान होते हैं। ये पता लगाना मुश्किल है कि किस इंसान को सच में हेल्प चाहिए और कौन आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो तो पहले आप ये देखो क्या वो सच में मुसीबत में है या वो उस सर्कमस्टांसेस को चूज कर रहे हैं। अगर उन्हें जेन्युइनली हेल्प चाहिए तब आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए।
फ्रेंडशिप में रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए ताकि दोनों की लाइफ इंप्रूव हो। अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है जिसको आप घर पे नहीं दिखा सकते या उसे घर में नहीं इन्वॉल्व कर सकते, तो वो आपका फ्रेंड है क्यों? लॉयल्टी और स्टुपिडिटी में फर्क होता है, उसको पहचानिए। अपने आसपास ऐसे दोस्त रखिए जो आपको बेहतर बनाना चाहते हैं, आपको खराब नहीं करना चाहते, जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देते हैं, ना कि नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। अगर आप इस चीज का ख्याल रखेंगे तो आप एक बेहतर इंसान बनते चले जाएंगे। फोर्थ रूल है कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर यस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। पहले के जमाने में कोई बच्चा जब किसी गांव से बहुत अच्छा काम करता था तो वो पूरे गांव में फेमस हो जाता था और वो अपने गांव का एक हीरो बन जाता था, जिससे गांव में बच्चों ने कम रिसोर्सेज होने के बाद भी काफी अच्छे काम करने शुरू कर दिए। पर आज जमाना बदल चुका है। इस ऑनलाइन के जमाने में कोई कितना ही अच्छा काम करता हो, वो अपने से अच्छे इंसानों को देख सकता है जो ऑनलाइन उससे अच्छा काम कर रहे हैं, तो इससे उसे वो स्टारडम वाली फीलिंग नहीं आती जो पहले के गांव के बच्चों को आती थी। हम सबके अंदर एक आवाज होती है जो हमें बताती है कि तुम अभी इतना अच्छा काम नहीं कर रहे, और वो जरूरी भी होती है क्योंकि वो क्वालिटी की चीज को और खराब चीज को डिफरेंशिएट करती है। आखिरकार हर कोई एक लेवल का काम नहीं करता, हर कोई इक्वली टैलेंटेड नहीं है। यही कारण है कि स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। दुनिया में जो नीचे का स्थान होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, वहां पे लोग इतने खुश नहीं रहते, बीमारियां ज्यादा रहती हैं और उनको कोई जानता नहीं है। तभी हमारे अंदर की आवाज, हमारे अंदर का क्रिटिक हमें मोटिवेट करता है कि हम कुछ अच्छा काम करें। इसकी वजह से कभी कभी हम डिमोरलाइज भी हो जाते हैं। पर अगर आपका एक क्रिटिक हर किसी की बुराई करता है, चाहे वो सक्सेसफुल हो या ना हो, तो हो सकता है उसकी जजमेंट सिर्फ चैटर हो, कोई समझदारी वाली बातें ना हो। आपको सारी चीजों को पॉइंटलेस नहीं बताना है, आपको ये पहचानना है कि किस टाइम फ्रेम के अंदर कौन सी चीज मैटर करती है। कोई चीज अच्छी है या बुरी है, ये कोई इल्यूजन नहीं है। हर एक्टिविटी का एक स्टैंडर्ड होता है जो उसकी क्वालिटी से पहचाना जाता है। हम अपने आप को लगातार इंप्रूव कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि हमारी वैल्यूज क्या हैं। उसके लिए हमें अपने आप से पूछना होगा कि हमें सच में क्या चाहिए, ऐसी क्या चीज है जो हमें मिलेगी तो हम खुश होंगे। अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन में हमें एकदम सच्चाई रखनी है, क्योंकि लाइफ का मतलब है ग्रोथ, ना कि सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में जीतना। जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं वैसे वैसे हम यूनिक होते रहते हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स पर्सनल हो जाते हैं और इसी वजह से हर किसी को कंपेयर नहीं किया जा सकता। एक बार एक साइंटिस्ट थे, डेनियल साइमंस। उन्होंने कुछ लोगों को एक वीडियो दिखाई जिसमें दो टीम्स बॉल खेल रही थी, एक व्हाइट शर्ट में थी और एक ब्लैक शर्ट में थी। तो उन्होंने लोगों से बोला कि आप ये देखिए कि व्हाइट टीम ने कितनी बार बॉल को पास किया है। फिर वीडियो के एंड में उन्होंने बोला कितनी बार पास किया था, तो लोगों ने बोला 15 बार। फिर उन्होंने बोला कि क्या तुमने गोरिल्ला देखा? सारे शॉक हो गए, गोरिल्ला वो कहाँ था, ये तो बास्केटबॉल गेम थी। पर जब उन्होंने वीडियो को दोबारा देखा तो उन्होंने पाया कि एक इंसान गोरिल्ला के सूट में एक जगह से दूसरी जगह गया था, पर किसी ने उसको नोटिस नहीं किया था, क्योंकि हमारा विजन एक स्पॉटलाइट की तरह होता है। हम बहुत छोटे हिस्से पे फोकस करते हैं जिसके बारे में हम केयर करते हैं, उसके अलावा हमारे लिए सब कुछ धुंधला हो जाता है। ये उसी तरह है जैसे अगर आप कोई चीज पाना चाहते हैं तो आपको उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। हमारी प्राचीन किताबों में इसे माया के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे सब कुछ एक इल्यूजन माना जाता है, जहाँ पे हम अपनी चाहत के आगे अंधे हो जाते हैं। पर कभी कभी एक प्रॉब्लम हो सकती है जिंदगी में, क्योंकि सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं जाता। तो अगर आपकी जिंदगी में कुछ काम ना कर रहा हो तो आप देखिए कि मैं अपनी जिंदगी को किस तरह से बेहतर बना सकता हूँ, तो आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल जाएंगे। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए और उनको सही करने की कोशिश कीजिए। जैसे आपका बिस्तर खराब है तो उसे सही कीजिए। अगर आपके डेस्क पे बहुत सारी चीजें रखी हैं तो उसको ऑर्गेनाइज कीजिए। अगर आपके बिल्स अनपेड रहते हैं तो उन्हें देना शुरू कीजिए। जब आप धीरे धीरे करके ऐसे काम करने शुरू करते हैं तो आपका दिमाग आपको बताना शुरू कर देता है कि आप अपनी जिंदगी को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं, सबके लिए। उसके बाद आप विक्टिम बनना बंद कर देते हैं। फिफ्थ रूल है डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी का बच्चा भीड़ के बीच में बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है और माँ बाप उसको उस चीज के लिए चुप नहीं करा पा रहे। ज्यादातर केस में यह इसलिए होता है क्योंकि वो उसे नो का मतलब समझा नहीं पाते, जिससे वो अपनी लिमिट नहीं पहचान पाता और वो अपना एक इंडिपेंडेंस माइंडसेट नहीं बना पाता। और उसकी वजह से सिर्फ उन्हें परेशानी नहीं होती, जो आसपास लोग होते हैं उन्हें भी परेशानी होती है। और कई बार कोई बच्चा अगर लड़के आता है और वो दूसरे को मार के आता है तो उसके माँ बाप उसे समझाने के बजाय उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं कि ये तो उसे मार के आया है। क्या वो उसको बड़े होकर अत्याचारी बनाना चाहते हैं?
क्योंकि वो उसके उस बिहेवियर के लिए उसे अप्रूव कर रहे हैं। अगर बच्चे अच्छे ना हो तो बहुत सारे लोग उसका दोष उसके पेरेंट्स पे डाल देते हैं कि इन्होंने पेरेंटिंग सही से नहीं की। हालांकि पेरेंट्स का एक क्रूशियल रोल होता है बच्चे को बनाने में, पर ये अकेला रोल नहीं होता। सोसाइटी, कल्चर और उसकी खुद की पर्सनैलिटी उसकी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। बच्चे तो एकदम प्योर होते हैं और उन्हें सोसाइटी बिगाड़ती है। ये व्यू ह्यूमन नेचर से अलाइन नहीं करता। जैसे बड़े होते हैं उसी तरह से बच्चों के अंदर भी पोटेंशियली गुड और डार्क टेंडेंसीज होती हैं। जब हम उन्हें सही तरह से सोशलाइज करते हैं तो हम उनकी डार्क इंपल्सेस को दबा देते हैं और अच्छे बिहेवियर को उठा देते हैं। तो बच्चे कोई ब्लैंक स्टेट नहीं होते, उन्हें गाइडेंस की जरूरत होती है, उन्हें बाउंड्रीज की जरूरत होती है और सोशलाइजेशन की जरूरत होती है ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सके। जैसे चिंपांजी में भी देखा गया है कि वो काफी एग्रेसिव हो जाते हैं, काट लेते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। तो अगर बच्चों को यह सब नहीं सिखाया जाएगा कि सही बिहेवियर क्या होता है तो वो भी ऐसे बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं। जब बच्चों को सिखाना हो तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि उनके लिए बहुत सारे रूल्स एकदम से नहीं बनाने चाहिए, इससे उन्हें फ्रस्ट्रेशन होने लग जाएगी। और अगर वो कुछ गलत काम करते हैं तो उन्हें लीस्ट फोर्स के साथ समझाना चाहिए। ऑलवेज यूज द मिनिमम नेसेसरी फोर्स, और जहां तक हो सके उसे बात करके ही समझाना चाहिए। उनको क्रिएटिविटी और सेल्फ एस्टीम के बारे में बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे वो सोशली डिजायरेबल बनने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अच्छा बनने की। उससे उन्हें पता चलता है कि सोसाइटी में किस तरह से अच्छे तरीके से बिहेव करना है, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सिक्योरिटी बढ़ती है। 6th रूल है सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। लोगों के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो वो बोलते हैं कि भगवान ये मेरे साथ ही क्यों करता है। ये नेचुरल रिस्पॉन्स है उनके लिए भी जो भगवान को मानते ही नहीं है। जब भी किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो वो अलग अलग पाथ अपनाते हैं। कोई रिवेंज लेना चाहता है, कोई निराश होकर बैठ जाता है और कोई अपने आप को बदलता है ताकि वो अपनी जिंदगी को अच्छा बना सके। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बुरा देखा होता है, पर जब उनके सामने कोई चॉइस आती है तो वो अच्छा करने की सोचते हैं। वो अपने बच्चों को लव और केयर सिखाते हैं, वो साइकिल ऑफ अब्यूज को तोड़ देते हैं। तो जब भी आप कुछ गलत कर रहे हो तो आप अपने सर्कमस्टांसेस को समझिए, अपने एक्शंस के बारे में अवेयर रहिए। क्या आप अपॉर्चुनिटीज को अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं? क्या आप दूसरों को रिस्पेक्ट कर रहे हैं? क्या आपकी आदतें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं? क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहे हैं? संक्षिप्त रूप से इसे समझें तो क्या आपकी जिंदगी आपने सही तरह से ऑर्गेनाइज कर रखी है? अगर नहीं तो ऐसी चीजें करना छोड़ दीजिए जो आप गलत कर रहे हैं। इसके लिए आपको बाहर से किसी रूल की जरूरत नहीं है, आपको अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपको इसके लिए किसी और को ब्लेम नहीं करना। और अगर आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते तो आप दुनिया को कैसे बदलेंगे? अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए और नए नए तरीके निकालते जाइए जिससे आप एक बेहतर इंसान बन सके। 7th रूल है परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल। लोग कई बार ये फंडामेंटल ट्रूथ्स भूल जाते हैं कि पेन और हार्डशिप हमारी जिंदगी में अनडिनाएबल चीजें हैं जो होती ही होती हैं। तो कई बार जब वो पेन से गुजर रहे होते हैं तो वो एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन निकालते हैं जिससे उन्हें तुरंत प्लेजर मिल जाए। जिंदगी को उसी मोमेंट में जीने की सोचते हैं। उन्हें लगता है कि ये जिंदगी मीनिंगलेस है, जो उस समय अच्छा हो रहा है बस उसी में जी लो। पर इंसान को यह समझना चाहिए कि हमारे बिहेवियर में कुछ पैटर्न होते हैं जो हम रिपीट करते हैं, और जो भी हमारे साथ हो रहा होता है वो हमारी चॉइसेस की वजह से हो रहा होता है। अगर हम उस शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस को सैक्रिफाइस करते हैं और अपने एक्शंस सही करते हैं अपने आप को समझ के, तो हो सकता है हम आने वाली जिंदगी काफी अच्छी बिताएं। और हो सकता है वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हमें और ज्यादा उस दलदल में फंसा दे और हम और परेशान होते चले जाएं। सैक्रिफाइस का मतलब ही ये है कि आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे बिलीव करते हो। आप प्रेजेंट में कोई चीज सैक्रिफाइस कर रहे होते हो ताकि आप फ्यूचर में कोई चीज अच्छी पा सको। आपको क्या सैक्रिफाइस करना चाहिए, सैक्रिफाइस कितनी बड़ी होनी चाहिए उस चीज को पाने के लिए, ये क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करते हैं। और जितने अच्छे एक्शंस आपके आज होंगे उतनी ही अच्छी क्वालिटी आपको आने वाले फ्यूचर में मिलेगी। तो आपको अपना एक एम बनाना है, अपने ऊपर अटेंशन देनी है, अपनी प्रोसेस पे अटेंशन देनी है। जो भी चीजें आप सही कर सकते हैं उसे सही करना है और अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। आपको अपने आप से एकदम सच बोलना है कि क्या कमियां हैं, किन चीजों पे मुझे काम करना है और क्या मैं जो चाहता हूं उसी हिसाब से काम कर रहा हूं। जब अपने एक्शंस को आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप अपनी सफरिंग कम कर देंगे और केओस को ऑर्डर में बदल देंगे।
आपकी जिंदगी मीनिंगफुल हो, इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि सफरिंग असली में होती है और हमारे एक्शंस उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए एक्शन लेने चाहिए, अपनी कमियों को पहचानना चाहिए और हमेशा हम्बल रहना चाहिए। 8th रूल है टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। जब जॉर्डन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए पढ़ रहे थे, उस समय वो अपने दोस्तों के साथ एक हॉस्पिटल में खड़े थे। उस समय हॉस्पिटल्स में ज्यादा लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा था। तभी एक औरत आई और उसने जॉर्डन से बोला, क्या तुम मुझे अपने साथ लेके चलोगे अंदर, ताकि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो सकूं। तो जॉर्डन चाहता तो वो बोल सकता था कि नहीं, मैं सिर्फ 8 लोगों को ले जा सकता हूं, इसलिए मैं आपको नहीं ले जा सकता। पर यह सच नहीं होता। जॉर्डन ने सच का रास्ता चुना। उसने बोला कि आप हमें ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम एक्सपर्ट नहीं हुए हैं इस चीज में। इसी तरह उनका एक क्लाइंट था जो पैरानॉइड था। जॉर्डन उसे अच्छी तरह से सुनते थे और बिल्कुल सच सच चीजें उसे बताते थे। बहुत सारे लोग हैं जो मैनिपुलेशन करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग आपको वो चीज बेचने की कोशिश करते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है, और बहुत सारे पॉलिटिशियन कहानियां बुनते हैं ताकि आप उन्हें इलेक्शन में जिता दे। कुछ चीजें होती हैं जो लाइफ लाइज कही जाती हैं, जैसे रियलिटी आपके वर्ड्स और एक्शन से मैनिपुलेट हो जाएगी। आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, पर सच्चाई क्या होती है आपको बहुत बार नहीं पता होता कि आपके लिए बेस्ट क्या है। आजकल के बच्चे एक कॉमन गलती करते हैं, वो अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं अपने लिए। बहुत सारे लोग कम एज में रिटायर होना चाहते हैं, तो जल्दबाजी में वो कुछ ऐसा करने लग जाते हैं जो शायद उनके समय के वर्थ नहीं होता। अगर आप तब नो नहीं बोल पाते हैं जब आपको बोलना चाहिए, अगर आप अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप से झूठ बोलते हैं, तो आप अपने कैरेक्टर को कमजोर बना देते हैं। जब आप कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए जो आप सोचते हैं वो नहीं बताते, तो आप दूसरों को न्योता देते हैं कि वो आपको एक्सप्लॉइट कर ले। जब आप दूसरों से छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप खुद से भी छुप रहे होते हैं और अपनी पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी को आप मिस कर देते हैं। आप जैसे हो, आपको अपने आप को वैसा ही दूसरों को दिखाना चाहिए, चाहे वो कितना ही चैलेंजिंग क्यों ना हो। दुनिया को अपने शब्दों से मैनिपुलेट किया जा सकता है, पर एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए सच का होना जरूरी है, ऑथेंटिसिटी होना जरूरी है, करेज होना जरूरी है, चाहे वो कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। 9th रूल है अज्यूम दैट द पर्सन यू आर लिसनिंग टू माइट नो समथिंग यू डोंट। लिसनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ वर्ड्स सुन रहे हैं। लिसनिंग का मतलब होता है कि आप सामने वाले इंसान की बात को अच्छे से समझ रहे हैं। समझदार इंसान वो नहीं होता जो सिर्फ एडवाइस देता है, सिर्फ यही प्रूव करता रहता है कि वो इंटेलिजेंट है। समझदार इंसान वो होता है जो जेन्युइन कन्वर्सेशन की ताकत को समझता है, जो सुनने की ताकत को समझता है। साइकोथेरेपी में भी ऐसे ही किया जाता है। वो लोगों को ये नहीं बताते कि उन्हें करना क्या है, वो लोगों के थॉट्स को सुनते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं और उनके दिमाग को पढ़ने के बाद वो एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिससे उस इंसान की जिंदगी बेहतर हो सके। जैसे डॉक्टर पीटरसन अपने क्लाइंट के साथ एक पर्सनल कनेक्शन बनाते हैं। जब उनका क्लाइंट कुछ बोल रहा होता है तो वो उसे रिस्पॉन्स देते हैं, जिससे वो देख सके कि सामने वाला मेरी केयर करता है, मुझे समझता है। जैसे एक बार एक क्लाइंट उनसे बोल रहा था कि मैं अपनी बीवी से नफरत करता हूँ, तो दोनों इस फीलिंग को समझ रहे थे, पर जैसे जैसे उसने बात की तो उस क्लाइंट को समझ में आ गया कि ये पास्ट की फ्रस्ट्रेशन है जो उसे अफेक्ट कर रही है। वो अपने माँ के बिहेवियर को और अपने बीवी के एक्शंस को कनेक्ट कर पा रहा था। इसी तरह से जब लोगों को अच्छे से सुना जाता है तो वो अपने आप को बेहतर तरीके से समझते हैं। और जब डॉक्टर पीटरसन सब सुन लेते थे, उसके बाद वो उसको समराइज करते थे और उनसे पूछते थे कि क्या आप यही कहना चाहते थे। कभी कभी क्लाइंट एग्री करता था, कभी कभी उन्हें कुछ सही करता था और कभी कभी कहता था आप तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं समझे। पर इस प्रोसेस से उनको उनके क्लाइंट्स को समझने में आसानी हुई। वो अपने क्लाइंट्स को अच्छे से समझने लगे। कन्वर्सेशंस में कई बार कोई इंसान डोमिनेट करना चाहता है, कोई इंसान आर्गुमेंट जीतना चाहता है, पर बेस्ट कन्वर्सेशंस वो होती हैं जहां पे लोग एक दूसरे को अच्छे से सुनते हैं और समझते हैं। ये आपके थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने का मौका देता है और आपका दिमाग एकदम क्लियर हो जाता है। जब आप किसी को सुन रहे हो तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि आप अपने दिमाग में नए आइडियाज आने के लिए परमिशन दे रहे हो। आप खुद ही नए आइडियाज ला रहे हो और वो आइडियाज आपको कैसे बदल रहे हैं, कैसे आपका दृष्टिकोण बदल रहे हैं और नए क्वेश्चंस आपके दिमाग में उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे आप नई चीजों की खोज करोगे। अगर आप ऐसा अज्यूम करते हो कि सामने वाले को कुछ ऐसी चीजें पता है जो मेरे को नहीं पता, तभी आप अपनी विजडम को एक्सपेंड कर सकते हो। 10th रूल है बी प्रिसाइज इन योर स्पीच।
इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को हमारा माइंड टूल्स और ऑब्स्टेकल्स में बांट देता है। हम देखते हैं कि हम क्या यूज कर सकते हैं और क्या हमारे रास्ते का एक रोड़ा है। एक मैरिड कपल था, जॉन और मैरी का। वो परफेक्ट मैच लगते थे, दोनों प्यार में लगते थे और अपनी जिंदगी साथ साथ एंजॉय करते थे। पर जैसे जैसे टाइम बीता तो रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी। पर फिर भी मैरी को अपने पति पे पूरा भरोसा था कि वो एक लॉयल और ऑनेस्ट इंसान है। पर जॉन धीरे धीरे दूर हो रहा था, देर तक काम कर रहा था और छोटी छोटी चीजें उसे इरिटेट कर रही थी। मैरी भी थोड़ा परेशान रहने लगी ये सब देख के। एक दिन मैरी ने कैफे में जॉन को किसी और औरत के साथ देखा और उसे पता लगा कि वो किसी और औरत के साथ इन्वॉल्व है। उस टाइम पे उसका परसेप्शन जॉन के लिए जो था वो एकदम बदल गया। और सिर्फ जॉन के लिए नहीं, उसका अपने लिए भी परसेप्शन बदल गया। जो उसको अभी तक लग रहा था कि जॉन मुझे ही प्यार करता है, मैं एक सिक्योरिटी में जी रही हूँ और मेरे को एक वैल्यूड पार्टनर मिला है, वो सब एकदम से बदलने लगा। उसे एकदम से लगने लगा कि मैं धोखे में आ गई, मेरे को बेवकूफ़ बना दिया गया है, और वो सारी चीज़ों को क्वेश्चन करने लगी। तो ये एक्सपीरियंस हमें सिखाता है कि पास्ट जरूरी नहीं है कि वही हो जो आप सोचते हो। वो केओटिक और अनसर्टेन हो सकता है और फ्यूचर ज़्यादातर अनएक्सपेक्टेड ही होता है। कई बार जब हमारे सामने रियलिटी आती है तो वो हमारी इमेजिनेशन से भी परे होती है। हम अपनी लिमिटेशंस को बहुत बार पहचान नहीं पाते और जब कुछ फंडामेंटली गलत होता है तो हमें पता चलता है कि जो चीज़ें हमारे लिए प्यारी थी वो हमसे दूर हो रही हैं। जब हम ऐसे केओस में आते हैं तो हमारी बॉडीज रिएक्ट करती हैं हमारे माइंड से पहले। हम फ्रीज हो जाते हैं, हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, हमें डर लगता है, गुस्सा आता है, कंफ्यूजन होती है, पर हमें उस केओस का सामना करना पड़ता है और अपनी जिंदगी में ऑर्डर वापस लाना होता है। तो हमें प्रॉब्लम्स को पहले से पहचान के उसके बारे में बातें करनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए, वार्निंग साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप ओपनली और ऑनेस्टली कम्युनिकेट करेंगे तो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो उसी समय सुलझाई जा सकती हैं, जो बाद में बड़ी चीजें नहीं बनेंगी। रैंडमली इधर उधर भटकने से आप अपनी डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे। आपको वही बोलना होगा जो आप सोचते हैं और अपने वर्ड्स पे सेम एक्शन लेने होंगे। अपनी गलतियों से सीख के उन्हें सही करना होगा और अपनी जिंदगी को एक मीनिंग देना होगा। सो बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। 11th रूल है, डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। बहुत बार जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे होते हैं और हैंड रेल्स पे ग्लाइड करते हैं तो बहुत लोग उन्हें लापरवाह कहते हैं, पर उनके एक्शंस में कहीं ना कहीं बहादुरी भी होती है, क्योंकि वो सेफ्टी नहीं ढूंढ रहे होते, वो कॉम्पिटेंस ढूंढ रहे होते हैं। वो डेंजर्स को फेस करने के लिए तैयार रहते हैं, जिससे उनकी तारीफ भी होती है। पर हर कोई उनकी ये चीज नहीं समझता। फेसिंग डेंजर विद इन रीजन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। जब हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं, हम केओस का सामना करते हैं, कॉम्पिटेंस ढूंढते हैं, तभी हम बेहतर बनते हैं। ओवर प्रोटेक्शन हमारी ग्रोथ और इनोवेशन को रोक सकता है। डेंजर को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहादुरी में और लापरवाही में फर्क होता है। रिस्क लेते हुए आपको कॉशियस रहना चाहिए कि आपको उससे बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। दुनिया में जेंडर गैप देखा जा सकता है, औरतें ज्यादा हैं और आदमी कम हैं, और औरतें ऐसा पार्टनर प्रेफर करती हैं जो उनके बराबर या हायर स्टेटस का हो, जो उनके लिए ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। हमें इसे इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि आदमियों ने आज तक औरत को दबा रखा है। आदमियों और औरतों ने दोनों ने चैलेंजेस झेले हैं, दोनों ने मुश्किलें झेली हैं, पर उसी से हमारा कल्चर इंप्रूव हुआ है, हमारी लाइफ इंप्रूव हुई है। एनेस्थीसिया, बर्थ कंट्रोल जैसी चीजें आदमी लाए हैं ताकि औरतों की जिंदगी आसान हो सके। औरतों ने चैलेंजेस झेले हैं उनके बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से, पर उस वजह से आदमियों ने भी काफी चैलेंजेस झेले हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि लड़कों को अगर लड़कियों की तरह बड़ा किया जाए तो वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे, टेंडर हो जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे, चीजों में कोऑपरेशन शुरू कर देंगे और इससे उनका एग्रेशन कम हो जाएगा। पर सच्चाई ये है कि एग्रेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिखाई जाती है, ये अपने अंदर होती है। ये उनका सेल्फ डिफेंस होता है, उनका कंपटीशन होता है। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं वैसे वो अपने एग्रेशन पे काबू पा लेते हैं, क्योंकि वो पहचान जाते हैं कि अपने एग्रेशन को पॉजिटिव बिहेवियर से कैसे बैलेंस करना है। एग्रेशन हमेशा खराब नहीं होता, पर अगर एग्रेशन को कंट्रोल ना किया जाए तो उससे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि लड़कों को और लड़कियों को एक स्पेस चाहिए होता है जिसमें वो ग्रो हो सके, एक सेल्फ सफिशिएंट इंडिविजुअल बन सके। अगर उन्हें बहुत सारी चीजों से बचाया जाएगा तो हो सकता है कि वो पूरे डेवलप ना हो पाए। 12th रूल है, पेट ए कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। जॉर्डन के पास एक अमेरिकन एस्किमो डॉग था जिसका नाम था सिक्को, जिसका मुंह भेड़िए जैसा था और वो काफी समझदार था। वो सिर्फ एक पेट नहीं था, वो फैमिली का हिस्सा था
और जैसे जैसे सिक्को बड़ा हो रहा था वो नई नई ट्रिक्स सीख रहा था। वो अपने आसपास लोगों को सरप्राइज कर रहा था अपनी तेजी से, अपनी समझदारी से। जॉर्डन ने इसमें अपने डॉग के बारे में बताया बजाय किसी कैट के बारे में बताने के। ऐसा क्यों? उन्होंने एक कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की, मिनिमल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे जो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे जहां पे लोगों को ग्रुप में बांटा गया। तो जब उन ग्रुप के लोगों से पूछा गया कि किसी चीज की प्रेफरेंस किसको ज्यादा मिलनी चाहिए, तो उन्होंने अपने ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस देने के लिए कहा, जबकि उस ग्रुप का कोई मीनिंग नहीं था। वो लोग आपस में पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे। पर हम एक ऐसे सोशल क्रिएचर हैं जो अपने तरह के लोगों को फेवर करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। लोगों को कोऑपरेशन और कंपटीशन में बैलेंस बनाना आना चाहिए। उन्हें कोऑपरेशन चाहिए ताकि वो सेफ्टी पा सके, कंपेनियनशिप पा सके, और उन्हें कंपटीशन की चाहत भी होनी चाहिए ताकि वो पर्सनल ग्रोथ पा सके, एक स्टेटस पा सके। इसीलिए लोग ग्रुप बनाते हैं और उनके साथ खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे वो अपने तरह के लोगों को फेवर करते हैं और अपने सर्वाइवल और सक्सेस के चांसेस बढ़ाते हैं। जॉर्डन ने अपने घर में एक कैट भी रखी थी जिससे फैमिली में कंफर्ट आया था, जिससे खुशी के कुछ पल आए थे और उनके बीच में कनेक्शन बना था। जिंदगी में काफी समस्याएं थी, काफी पेन था, पर उससे रिकवरी में उससे मदद मिली। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको जिंदगी में अंधेरा लगे, पर उस समय आपको रोशनी की वो किरणें ढूंढनी है जो आपको गाइड करे उस चैलेंजेस को पार करने के लिए, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। तो अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो अपनाइए ये 12 रूल्स फॉर लाइफ।